कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। एक ही देश में कोई लाखों की घड़ी पहनकर फ्लाइट में चढ़ता है और उसी देश के किसी गांव में कोई बच्चा भूख से और गरीबी से स्कूल छोड़ देता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये उस गहरी खाई की तस्वीर है जिसे हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की उस हकीकत की जो अक्सर अखबारों में छपती तो है लेकिन हमारी जिंदगी में चुपचाप जहर घुलती रहती है। 2025 में खड़ा हुआ भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। हम चांद पर पहुंचे हैं, डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं और स्टार्टअप में करोड़ों का निवेश करते हैं। लेकिन सोचिए, एक तरफ कुछ लोग दिन में 5 स्टार होटल में 3 टाइम का खाना खाते हैं और दूसरी तरफ करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जिसकी थाली में दाल भी कभी कभी आती है। आखिर ऐसा क्यों? भारत में आर्थिक असमानता आज इतनी गहरी क्यों है? क्या यह सिर्फ आज की कहानी है या उसकी जड़ें कहीं बहुत गहराई में दबी हुई है? तो इसे जानने के लिए दोस्तों हमें जाना होगा एक ऐसी यात्रा पर जो हमें बताएगी कि किस तरह इतिहास के हर मोड़ ने भारत में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को गहरा किया है। यह समय था 1947 के पहले का, जहां भारत ब्रिटिश राज के अधीन था। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक गुलामी नहीं थी, ये एक आर्थिक लूट थी। कुछ जमींदार, कुछ उद्योगपति और अंग्रेजी अफसर, ये थे उस दौर के एलिट लोग। बाकी करोड़ों भारतीय वो खेतों में काम करते थे, शिल्पकार थे, पर पेट भर खाना भी उनके लिए सपना था। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ब्रिटिशों ने हमारे यहाँ की कॉटन की मिलें क्यों बंद करवा दी? क्योंकि उन्हें मैनचेस्टर की मिलें चलानी थी और इसके लिए भारतीय कारीगरों की रोजी छीनना जरूरी था। और इस वजह से गांव उजड़ गए, कारीगर सड़क पर आ गए और पहली बार असमानता ने जन्म लिया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश की बागडोर नेहरू जी जैसे नेताओं के हाथ में थी और उनका कहना था हम सबको बराबरी का मौका देंगे। और तभी सोशलिस्ट सोच को अपनाया गया, जमींदारी प्रथा खत्म की गई, बड़ी कंपनियों को सरकारी हाथों में लिया गया और पब्लिक सेक्टर में भारी निवेश हुआ। और उस वक्त गिनी इंडेक्स था लगभग 0.32, यानी असमानता कुछ हद तक कम थी। तो गिनी इंडेक्स ये किसी भी देश में इनकम और वेल्थ की असमानता को मापने का एक इंडेक्स है और ये हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। 0 यानी पूरी समानता और 1 यानी पूरी असमानता। असल में इन कदमों से गरीबों को थोड़ा सहारा जरूर मिला, मगर जो लोग पहले से ताकतवर थे उन्होंने नई सिस्टम में भी अपने रास्ते ढूंढ लिए। 1991 में भारत एक जबरदस्त आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा खत्म हो गई, महंगाई आसमान पर थी और सरकार लगभग टूटने के कगार पर थी। और तभी शुरू हुआ लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। सरकार ने देश के बाजार खोले, निजी निवेशों को बढ़ावा दिया और दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए। जीडीपी बढ़ने लगी, विदेशी कंपनियां आई और भारत विकासशील से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन ये रफ्तार सभी के लिए नहीं थी दोस्तों। यहाँ पर अमीर और अमीर होते गए क्योंकि उनके पास पैसा था, संपत्ति थी और कनेक्शन थे। और वहीं दूसरी ओर आम लोग, खास करके ग्रामीण और श्रमिक वर्ग, पीछे छूटते चले गए। और सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि भारत की टॉप 1% आबादी अब देश की कुल संपत्ति का 40% तक कंट्रोल करने लगी। जैसे भारत 2 हिस्सों में बट गया हो, एक जो लगातार ऊपर जा रहे हैं और दूसरा जो कोशिश के बावजूद भी वहीं के वहीं है। दोस्तों, मेरा एक सवाल आपसे है, आप अभी जो कमाते हो क्या उससे आपका सपना पूरा हो पाता है? क्या आपको कभी लगा है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की नहीं मिलती? अगर जवाब हाँ है तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये आज के भारत की सच्चाई है, जहां आर्थिक असमानता एक ऐसी दीवार बन गई है जो करोड़ों लोगों को उनके ही सपनों से अलग कर देती है। आज साल 2025 है और भारत एक तरफ टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और एआई की दुनिया में उड़ान भर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देश की 90% आबादी ऐसी है जो 25,000 प्रति माह से भी कम कमाती है। और अब आप खुद ही सोच लीजिए, क्या इतने में अच्छा एजुकेशन, हेल्थ केयर, घर और भविष्य की सुरक्षा संभव है? और अब जरा पलट कर देखिए उस तबक्के की ओर जिसके पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सत्ता, नेटवर्क और सिस्टम तक की पहुंच है। मतलब ये है कि अब पैसा कुछ खास लोगों के पास जमा होता जा रहा है और बाकी लोगों के लिए जैसे समय थम चुका है, क्योंकि पैसा वही खास लोग ही बना रहे हैं।
दोस्तों ऑक्सफाम के रिपोर्ट के अनुसार टॉप 1% के पास देश की कुल संपत्ति का 77% से भी ज्यादा है और बॉटम 50% यानी आधी आबादी के पास सिर्फ 3% है। और इसमें मैं मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप सोचिए, अगर आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे महानगरों में रहते हैं तो आपके पास रोजगार, नेटवर्क और सुविधा की ज्यादा संभावना है। लेकिन अगर आप बिहार, झारखंड या पूर्वोत्तर राज्यों से है या फिर किसी दूर दराज के गांव से, तो क्या आपके पास वो ही मौके हैं? एनएसएसओ के डेटा के अनुसार एक ग्रामीण भारतीय की औसतन महीने की खर्च करने की शक्ति 3773 रुपीज है, जहां शहर में बसने वाले आदमी की 6459 रुपीज है। तो आप डिफरेंस देख ही सकते हो। मुंबई में एंटीलिया जैसा महल और धारावी की झोपड़ी दोनों एक ही शहर में है, यानी दो अलग अलग दुनियाएं एक ही साथ में। लेकिन अब भी मेरा सवाल यही है कि क्या इनइक्वालिटी भी कम हुई है? और उसका जवाब है नहीं। इनकम इनइक्वालिटी में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन वेल्थ इनइक्वालिटी यानी संपत्ति की असमानता अभी भी वही की वही है, क्योंकि सिस्टम अभी भी धनवानों के पक्ष में झुका हुआ है और उनके पास सलाहकार है, रास्ते हैं और वो लोग लूप होल्स जानते हैं। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स दे। दोस्तों बाहर के देशों में यही सिस्टम से काम होता है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज की मॉनिटरिंग होती है। दूसरा है ब्रेक द मोनोपोली। दोस्तों भारत में कई कंपनियां ऐसी है जो अपना दबदबा बनाकर बैठी है। एग्जाम्पल के लिए जियो। तो ऐसी कंपनियों को मोनोपोली बनाने से रोकना होगा, वरना आपके और मेरे पास इनके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा और ये जो प्राइस बैंड लाएंगे उस पर ही हमें रिलाई करना पड़ेगा और ये एक अच्छी बात नहीं है। कंपटीशन होना ही चाहिए। तीसरा है लेबर रिफॉर्म्स। दोस्तों भारत में कोई स्टैंडर्ड वेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर स्टेट के अलग अलग वेजेस है, जो 178 से लेकर 423 रुपीस पर डे है। और कंपेयर करने के लिए मैं बता दूं कि यूएस में $7.25 पर आवर है, यानी कि 622 रुपीस एक घंटे का। तो इसीलिए इसमें चेंज करना जरूरी है ताकि मजदूरों को भी अपना अधिकार मिल सके। फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों ज्यादातर लोग पैसों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास दोनों ही आ गए। तो इसीलिए लोगों को ये समझना होगा कि पैसों को कैसे संभाले, कैसे निवेश करे और फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करे, ताकि फ्यूचर में उनको ये दिक्कतें ना हो पाए। प्रमोट लोकल बिजनेसेस। छोटे बिजनेसों को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वही लोग लोकल लोगों को रोजगार देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे और लोगों को जरूर शेयर करें। और ये मेरा नया चैनल है, मुझे सपोर्ट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत।